हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल पंकज मैथमेटिक्स पर। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 2 बहुपद बहुपद के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि चर और अचर क्या होता है। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल और अचर को कहते हैं कांस्टेंट। किसी बीजगणितीय प्रक्रिया या किसी बीजगणितीय जोड़ घटाने गुणे भाग की प्रक्रिया में जिस राशि का मान निश्चित नहीं होता है अर्थात बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं, और जिसका मान निश्चित होता है अर्थात जिसका मान बदलता नहीं है उसे हम अचर कहते हैं। चर को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है और अचर को संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। चर और अचर का मतलब क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन हो 3y बराबर x, तो यदि y बराबर हम 1 लेते हैं तो हमें x का जो मान है वो 3 प्राप्त होता है, और यदि हम y बराबर 2 लेते हैं तो हमें x का मान 6 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि y बराबर हम 3 लेते हैं तो हमें x का जो मान है वो 9 प्राप्त होता है। यदि आपने नोटिस किया होगा कि एक ही इक्वेशन यानी एक ही समीकरण के एग्जाम्पल में y और x के मान अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर जो 3 है 3 है 3 है, यानी 3 का मान बदल नहीं रहा है और x और y का मान एक ही एग्जाम्पल में अलग अलग हैं। तो x और y क्या हो जाएंगे? चर। क्यों? क्योंकि इनका मान बदल रहा है। और जो 3 है ये क्या हो जाएगा? अचर, क्योंकि इसका मान बदल नहीं रहा है। तो ये था चर और अचर का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पद क्या होता है। दोस्तों, पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म, और पद जब किसी चर का अचर के साथ गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे ही हम पद कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई चर यक्स हो और यक्स में किसी अचर का गुणा कर दिया जाए तो जो रिजल्ट यानी गुणनफल प्राप्त होता है इसे पद कहते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारे पास कोई चर हो, इसका किसी अचर के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसे ही एक पद कहते हैं। अब किसी व्यंजक में जैसे हमारे पास कोई व्यंजक हो 3x² माइनस 3x प्लस 4, तो इस इक्वेशन में कितने पद हैं तो इसे प्लस और माइनस चिन्ह के आधार पर बताया जाता है। किसी व्यंजक में जितने प्लस या माइनस के चिन्ह होंगे उतने ही पदों की संख्या भी होगी। जैसे यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर भी एक प्लस का चिन्ह होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। तो इस प्रकार से इस व्यंजक में कुल मिलाकर के 3 चिन्ह हुए तो पदों की संख्या भी 3 होगी। एक ये पद है, एक ये है, ये एक है। ठीक इसी प्रकार से जैसे हमारे पास कोई व्यंजक हो 3x10 प्लस 5y पे पावर 7 प्लस 6x³ प्लस 3y पे पावर 2, इस व्यंजक में कितने पद हैं? तो जितने प्लस या माइनस के चिन्ह होंगे उतने ही पदों की संख्या भी होगी। जैसे 1, 2, 3 यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह होता है तो इस व्यंजक में कुल चिन्हों की संख्या 4 हो गई, तो इसमें पदों की संख्या भी 4 होगी। जैसे 1, 2, 3, 4। अब एक पद जो है वो प्लस या माइनस के चिन्ह के द्वारा ही अलग होता है। जैसे यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह है तो इसका मतलब ये अलग पद है और ये अलग पद है। यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब ये होगा कि ये अलग पद है और ये अलग पद है। इस यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब ये अलग पद है और ये अलग पद है। अब एक पद में एक चर होता है, एक अचर होता है। जैसे हमारे पास कोई पद 3x है तो इसमें एक चर होगा और एक अचर। ये चर है और ये अचर। इसमें जो अचर संख्या होती है यानी जो अचर भाग होता है उसे इस चर का हम गुणांक कहते हैं, गुणांक। जैसे इसमें x का गुणांक 3 है। इसी प्रकार से इसमें अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो x पे पावर 10 एक चर है, इस चर का गुणांक 3 है, और यहाँ पर y पे पावर 7 का जो गुणांक है वो 5 है। इसी प्रकार से यदि हमारे पास कोई एग्जाम्पल हो 3x पे पावर 5 माइनस 6x³ प्लस 5y, तो इसमें जो x5 का गुणांक है, यहाँ पर जो x का गुणांक है वो 3 होगा, लेकिन यहाँ पर जो x³ यानी x का जो गुणांक है वो x³ का जो गुणांक है वो -6 होगा। यानी यहाँ पर
प्लस का चिन्ह था, तो इसलिए +3 हमने नहीं कहा क्योंकि प्लस माना जाता है। लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम एक्स क्यूब का, यानी जो यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक है वो -6 होगा, -6 बताएंगे, यानी चिन्ह के साथ बताएंगे। यहाँ भी +3 कह सकते हैं और यहाँ पर तो -6 होगा ही। इसी प्रकार से यदि हमारे पास कोई एग्जाम्पल हो, जैसे 3y⁻³ -7 x² + 6y, तो इस एग्जाम्पल में जो y³ का गुणांक होगा वो 3 होगा, लेकिन यहाँ पर जो x² का गुणांक होगा वो -7 होगा, क्योंकि जो गुणांक है वो प्लस माइनस चिन्ह के साथ बताया जाता है और किसी चर के साथ जो गुणे के रूप में लगा रहता है उसे ही गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर यक्स के साथ यानी चर के साथ गुणे के रूप में जो लगा है वो 3 है, इसलिए इस 3 को हम इस चर का गुणांक कहेंगे। तो ये था पद और पद के भाग और गुणांक का कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे कि व्यंजक क्या होता है। अब इन्हीं पदों को, जो पद है उन्हीं पदों को जब जोड़ा या घटाया जाता है तो एक व्यंजक बनता है। जैसे हमारे पास कोई पद 3x हो और एक दूसरा पद 4x हो। अब 3x में यदि हम 4x को जोड़ दें तो ये एक व्यंजक बनता है और इसे ही बीजगणित में बीजी व्यंजक कहते हैं। इसे बीजगणित में बीजी व्यंजक कहते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारे पास कोई पद 3x³ हो और दूसरा पद हमारे पास क्या हो, 4y² हो, यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये भी एक व्यंजक है और इसे बीजगणित में हम बीजी व्यंजक के नाम से जानते हैं। यदि हमारे पास कोई पद 3x⁻10 हो और दूसरा पद 4y⁸ हो, अब इस पद में से इसको घटा दिया जाए तो ये भी एक व्यंजक बनेगा और इसे ही बीजगणित में बीजी व्यंजक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होती है। तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद क्या होता है, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। यह एक ऐसा बीजी व्यंजक होता है जिसमें जो चर की घात है एक पूर्ण संख्या हो, तो उसे हम बहुपद कहेंगे। यानी बहुपद एक व्यंजक होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो चर की घात है वो सदैव एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या क्या मतलब है, जैसे चर की जो घात है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार के एक पूरे पूरे अंक के रूप में होनी चाहिए। जैसे हमारे पास एक व्यंजक लिखा हुआ है, इसमें जो x की घात है यानी x का जो पावर है वो 10 है, तो 10 एक पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर जो x की घात है वो 3 है, 3 एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर जो x की घात है वो 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार से ये दिया गया व्यंजक ही है बहुपद है। इसी प्रकार से यदि हमारे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल हो, जैसे 4y³ - 3y² + 2y + 1, तो इस व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे यदि चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या हो। जैसे यहाँ पर जो y की घात है वो 3 है, 3 एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर जो y की घात है वो 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर जो y की घात है 1 है, जो एक पूर्ण संख्या है। तो ये व्यंजक भी क्या होगा, बहुपद होगा। इसी प्रकार से यदि हमारे पास कोई व्यंजक इस प्रकार से हो, जैसे 3x⁻² + 4x + 3, तो इसमें जो चर की घात है वो ऋणात्मक है और ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं होगा। यानी यदि किसी चर में जो x की घात है वो ऋणात्मक है तो वह व्यंजक बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई इस रूप में दिया हो व्यंजक, जैसे 3y + 4/y, तो यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 3y, यहाँ पर पावर 1 है यानी प्लस है। अगर इसे हम उल्टा करें तो चिन्ह बदल जाता है, यानी इसे हम लिख सकते हैं 4⁻−1। तो यह व्यंजक भी, इस प्रकार का व्यंजक भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर y की जो घात है वो ऋणात्मक होगा। यदि किसी व्यंजक में जैसे 3x⁻√+3 लिखा हो, यानी यदि किसी व्यंजक में जो चर है उसके ऊपर करड़ी लगा हो, तो वो भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 3x⁻1/2 + 3, यानी रूट का मतलब होता है 1/2। यदि किसी चर पर रेशनल नंबर हो, यानी
बटे के रूप में हो, जैसे 1/2, 3/2 यानी भिन्नात्मक संख्या हो, तो वो बहुपद नहीं होता है। यदि किसी व्यंजक में चर की जो घात है ऋणात्मक है, तो वह भी बहुपद नहीं होता है। बहुपद तब होगा जब चर की जो घात है सदैव एक पूर्ण संख्या हो, तभी उसे हम बहुपद कहेंगे। अब हम देखेंगे बहुपद में बहुपद की घात क्या होती है। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि किसी बहुपद में बहुपद की घात क्या होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उसे ही हम पूरे बहुपद की घात कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि घात क्या होती है। जैसे कोई व्यंजक लिखा हो 3x⁻10 प्लस 5x⁻6 प्लस 4x⁻4, तो यहाँ पर चर यानी यक्स के ऊपर जो संख्या लिखा रहता है वही उस चर का घात कहलाता है। जैसे यहाँ पर इस चर का घात 10 है, यहाँ पर यक्स के ऊपर 6 लिखा है, तो यहाँ पर जो यक्स की घात है वो 6 है, और यहाँ पर जो यक्स की घात है वो 4 है। तो ये था घात क्या होता है। अब हम देखेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। तो इस पूरे व्यंजक में इस पद में जो यक्स की घात है वो 10 है, यहाँ पर जो यक्स की घात है वो 6 है, यहाँ पर जो यक्स की घात है ये 4 है। इन सभी पदों में से जो सबसे बड़ी घात होगी वही पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात है 10 है, तो 10 पूरे बहुपद की घात कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे हमारे पास कोई व्यंजक लिखा हो 8x³ प्लस 3y² प्लस 4x² प्लस 3y। तो इस व्यंजक में यह एक बहुपद है। इस बहुपद में यहाँ पर जो यक्स की घात है वो 3 है, यहाँ पर जो वाई की घात है 2 है, यहाँ पर यक्स की जो घात है वो 2 है, यहाँ पर वाई की घात 1 है। तो सबसे बड़ी जो घात है इसमें 3 है, तो यही पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। और तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बहुपद के प्रकार चर के आधार पर। तो यदि किसी बहुपद में केवल एक ही प्रकार के चर पाए जाएं तो उसे हम एकचरी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x। इस पूरे बहुपद में केवल एक ही प्रकार के चर यक्स 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 हैं। यहाँ पर घात से कोई मतलब नहीं होता है, केवल एक ही प्रकार के चर होने चाहिए, तो इसे हम एकचरी बहुपद कहते हैं। और यदि किसी बहुपद में दो प्रकार के चर हों तो उसे हम द्विचरी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x³ प्लस 2y² प्लस 3x प्लस 2y। इस पूरे बहुपद में केवल एक्स वाई दो ही प्रकार के चर हैं, तो इसे हम द्विचरी बहुपद कहेंगे। यहाँ पर घात से कोई मतलब नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे त्रिचरी बहुपद क्या होता है। तो ऐसे बहुपद जिसमें 3 प्रकार के चर पाए जाएं तो उसे हम त्रिचरी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x प्लस 2y प्लस जेड। इस बहुपद में एक्स वाई जेड 3 प्रकार के चर हैं, तो इसे हम त्रिचरी बहुपद कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार पद के आधार पर। यदि किसी बहुपद में एक ही पद हो, जैसे 3x हो या फिर 2x हो या फिर 4x³ हो या फिर 3y⁻10, इस प्रकार के केवल एक ही पद हो, तो उस बहुपद को हम कहते हैं एक पदी बहुपद। और यदि किसी बहुपद में दो पद हों, जैसे 3x प्लस 3y, इस बहुपद में एक पद 3x है और दूसरा पद 3y है, तो इसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है, जैसे 2x³ प्लस 7y, इसमें भी दो पद हैं, तो इसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिपदी बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हों उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x प्लस 3y प्लस 2z। तो यहाँ पर 3 पद, एक पद 3x, दूसरा पद 3y, तीसरा पद 2z है, तो इसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे 4x³ प्लस 2y² प्लस 3z। यहाँ पर भी 3 पद हैं, एक है 4x³, दूसरा पद है 2y², तीसरा पद है 3z, तो इसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। यदि किसी बहुपद में अधिकतम जो चर की जो अधिकतम घात है वो 1 हो, तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x प्लस 2y। इस पूरे बहुपद में एक ही घात है, यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर y की घात 1 ही है, यानी अधिकतम जो घात है वो 1 है, तो इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 3y प्लस 2x। यहाँ पर y की घात 1, यहाँ पर x की घात 1, तो अधिकतम घात 1 है, तो इस प्रकार के बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब यदि किसी बहुपद में जो अधिकतम घात है वो 2 हो, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 1।
यहाँ पर जो x की घात है वो 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 0 है। तो इस बहुपद में जो अधिकतम घात है 2 है, तो इस प्रकार के बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। यहाँ पर जो y की घात है 2 है, यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 0 है। तो इसमें जो अधिकतम घात हुई 2 हो गया, तो इसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि त्रिघाती बहुपद क्या होता है। जैसे 3x³ प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y। इसमें x की घात 3 है, यहाँ पर y की घात 2 है, यहाँ पर y की घात 1 है। तो इस पूरे बहुपद में जो अधिकतम घात है वो 3 है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। अब एक और एग्जाम्पल, जैसे 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें जो है x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 0 है। तो इसमें जो इस पूरे बहुपद में जो अधिकतम घात है वो 3 है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसी के आधार पर, घात के आधार पर दो और बहुपद होते हैं जिसे हम अचर बहुपद और शून्य बहुपद के नाम से जानते हैं। तो उसे अब हम लोग उसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि अचर बहुपद क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की जो अधिकतम घात हो शून्य हो, तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यदि किसी चर पे पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी अचर संख्या जैसे 2 पे पावर 0 हो तो इसका भी मान सदैव 1 होता है। चाहे चर हो या अचर हो, उसके पावर अगर यदि 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। अब पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि हमारे पास कोई ऐसा बहुपद हो जिसमें अधिकतम जो घात हो वो 1 हो, तो उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। और यदि ऐसा बहुपद हो हमारे पास जिसमें अधिकतम जो घात हो वो कितना हो, 2 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे पास कोई ऐसा बहुपद हो जिसमें यक्ष की जो अधिकतम घात हो वो 0 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य घात की बहुपद कहते हैं। और शून्य घात की बहुपद में को यदि आप देखेंगे कि यक्ष पे पावर 0 का जो मान है 1 होता है, तो 3 + 4 यानी 7 प्राप्त हुआ। 7 एक अचर संख्या है, इसलिए शून्य घात की जो बहुपद है उसे हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। तो अचर बहुपद क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की जो अधिकतम घात हो वो शून्य हो, उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद क्यों कहते हैं, क्योंकि जब चर की घात शून्य होगी तो हमें एक अचर संख्या प्राप्त होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद। अब जैसे हमारे पास अचर संख्याएं हों 3, 4, 5, 6, ये सभी अचर बहुपद के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं 3x पे पावर 0। 3x पे पावर 0 का मतलब ये हुआ कि ये शून्य घात की बहुपद हो गई। अब पुनः हम x पे पावर 0 का मान रखेंगे तो हमें 3 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो 3 है एक अचर बहुपद है, यानी शून्य घात का बहुपद है। इसी प्रकार से यदि हम 4 को देखें तो 4 को लिख सकते हैं 4x पे पावर 0, पुनः x पे पावर 0 का मान रखेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, यानी एक संख्या, अचर संख्या प्राप्त होगी 4। तो जो अचर संख्याएं हैं वो शून्य घात की बहुपद होती हैं, अतः अचर संख्याओं को अचर बहुपद कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक देखेंगे कि शून्य बहुपद क्या होता है। शून्य बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें प्रत्येक पद के जो चर का गुणांक है वो शून्य होता है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे 0 गुणते x पे पावर 5, 0 गुणते x पे पावर 4 प्लस 0 गुणते x पे पावर 3। तो ये शून्य बहुपद का एक उदाहरण है। इसमें जो चर के गुणांक हैं वो 0 हैं, यहाँ भी चर का गुणांक 0, यहाँ भी चर का गुणांक 0। इस प्रकार से पूरे बहुपद का जो मान है वो 0 होगा। और एक चीज इसके बारे में पूछा जाता है कि इसकी घात क्या होती है, तो इसकी घात जो है अपरिभाषित होती है। दोस्तों, इस बहुपद की जो घात है वो अपरिभाषित होती है और इस बहुपद का जो मान है वो 0 होता है। और इस बहुपद में प्रत्येक जो चर होते हैं उसके जो गुणांक है वो 0 होते हैं। तो ये था शून्य बहुपद। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।